आज आप किसी मंदिर में जाते हैं, क्रिकेट स्टेडियम में, रेलवे स्टेशन में या किसी पब्लिक प्लेस में, चारों तरफ सिर्फ जवान चेहरे दिखते हैं। युवा हंस रहे हैं, सपने देख रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में यही मंदिर सुनसान नजर आएंगे, स्टेडियम की सीटें खाली रहेंगी और सड़कें बूढ़े लोगों से भर जाएंगी। प्राइमरी स्कूलों की जगह वृद्धाश्रम दिखेंगे, शादियों से ज़्यादा अंतिम संस्कार होंगे, बच्चों से ज़्यादा बुजुर्गों के डायपर बिकेंगे, क्योंकि भारत बूढ़ों का देश बनने वाला है। हम दो हमारे दो वाला नारा अब उल्टा पड़ रहा है। जरा सोचिए, एक आदमी ने पूरी जिंदगी मेहनत कर परिवार पाला, लेकिन जब वो 60 साल का हुआ तो ना उसके पास बैंक बैलेंस है और ना बच्चों का सहारा और ना ही सरकार की ऐसी व्यवस्था कि उसका बुढ़ापा आराम से गुजर सके। आने वाले दशकों में हमारे देश की ये सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। यानी हमारा देश बूढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन गरीब ही रहेगा और सपोर्ट करने के लिए बच्चे भी नहीं होंगे। इसे कहते हैं एजिंग बिफोर रिच। अब हम आपको एक नंबर बताते हैं। ये नंबर है 2.1। आने वाले खतरे में इस नंबर का रोल काफ़ी बड़ा है। अनकवर्ड के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे कम बच्चे पैदा होना भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है और अगले 20 से 25 साल हमारे लिए बेहद अहम है। और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत छोटी विंडो है। आज़ादी के बाद से हमें एक ही बात बताई गई कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई आबादी। इसे रोकने के लिए कई उपाय किए गए। अब इस आबादी का बढ़ना ऐसा रुक गया कि देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देश की पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए ये जरूरी है कि साल में जितने लोगों की मृत्यु हो उतने ही बच्चे पैदा हो, और इसके लिए 100 महिलाओं के जीवन काल में औसतन 210 बच्चे पैदा होने चाहिए, यानी प्रति महिला 2.1 बच्चे। इसी को TFR यानी प्रजनन दर कहते हैं। इसका मतलब प्रति महिला 2.1 से कम बच्चे पैदा हुए तो भारत बूढ़ा होने लगेगा। और अब हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां ये दर 1.9 हो चुकी है, यानी जितने लोग मर रहे हैं उतने बच्चे पैदा नहीं हो रहे। भारत की युवा जनसंख्या हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से कम है। यह भारत की कुल आबादी का 65% है, जबकि भारत की आधी आबादी 25 साल से कम लोगों की है। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हैं। अगर यूरोप, अमेरिका और जापान की आबादी मिला दें तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन यह सब अगले 30 से 40 सालों में बदलने वाला है और भारत बूढ़ों का देश बनने वाला है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अचानक ही भारत की आबादी कम होने लगेगी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2047 के आसपास भारत की आबादी अपने पीक पर होगी, यानी 160 करोड़। लेकिन इसके बाद ये घटने लगेगी। 2050 तक भारत में 34 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग होंगे, यानी देश का हर 5वां नागरिक बुजुर्ग होगा। जो आज युवा है वो 2050 तक सीनियर सिटीजन बन जाएगा और उनकी जगह लेने के लिए नए युवा नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये वो स्थिति है जो दुनिया के कई विकसित देशों में आ चुकी है। लगभग पूरा यूरोप बुजुर्ग हो चुका है। जापान को तो अब बूढ़ों का देश ही कहते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए, ये वो देश हैं जिनकी प्रजनन दर कम है, औसतन मध्यम आयु ज़्यादा है। इससे धीरे धीरे प्रजनन दर कम होने और बुढ़ापा बढ़ने के बीच का संबंध दिखता है। और भारत के साथ इसकी तुलना कीजिए। यहाँ एक बात आपको फिर बता दें, किसी भी देश की आबादी जितनी है उतनी ही रहे, इसके लिए प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। भारत आज जहाँ खड़ा है वहाँ जापान 52 साल पहले, यानी 1974। लेकिन उस समय जापान संसार के सबसे अमीर देशों में से एक था। वहीं भारत आज भी एक गरीब देश है। जापान की प्रति व्यक्ति आय आज भी भारत से 10 गुना ज़्यादा है। और यही स्थिति साउथ कोरिया और यूरोप के देशों के साथ भी है। जब इन देशों में जनसंख्या में गिरावट शुरू हुई तो इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें बुजुर्गों का ध्यान रखा जा सके। लेकिन भारत आज भी गरीब है। दरअसल किसी भी देश में 15 से 60 साल के बीच के लोग काम करते हैं। बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल उनकी कमाई से होती है। अगले 30 साल तक हमारे देश में कामकाजी लोगों की संख्या बुजुर्ग और बच्चों से ज़्यादा रहेगी। और ये वो विंडो है जिसमें हमें इस वर्ग को इतना काबिल बनाना होगा कि हम एक विकसित देश बन जाएं।
ताकि बाकी देशों की तरह अपने बुजुर्गों का ध्यान रख सकें। ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, खासतौर से भारत जैसे देश के लिए जहाँ की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर पर आधारित है। साथ ही साथ सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि प्रजनन दर इतनी कम ना हो जाए कि देश में संकट आ जाए और डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह हमें डेमोग्राफिक डिजास्टर का सामना करना पड़ जाए। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और भारत में प्रजनन दर क्यों गिर रही है, किस राज्य की आबादी ज़्यादा घट रही है, कौन से धर्म के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, इन पॉइंट्स पर हम अपने अगले एपिसोड में बात करें। नमस्कार।